हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 ठोस अवस्था का पीवीआई क्वेश्चंस। बिहार बोर्ड में आने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के और सब्जेक्टिव सारा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आपको मैं इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर वाला और दो दो नंबर वाला 5-5 नंबर वाला सब दिखाऊंगा। इसी वीडियो में सारा क्लियर कर दूंगा। और ये जो क्वेश्चंस है ये पिछले साल के भी लिए गए हैं, सारे के सारे, एक भी नहीं छोड़ा गया है। और जो आने की संभावना है उसको भी लिख दिया गया है। मतलब आपका जो 70 में 70 लड़ जाए, ये पूरा व्यवस्था किया गया है। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। पहले जितना क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है सबको कंप्लीट कर लीजिएगा, तब दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक, यहाँ पे आपको बहुत सारे एक नंबर के और बहुत सारे दो दो नंबर के सारा मैं दे दूंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड Na2O की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन आप किस प्रकार बना पाएंगे, मैं आपको समझाते भी चलूंगा। ऑप्शन भी दिया हूँ मैं आगे क्वेश्चन में, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर लिखवा दिया। तो समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे बना पाएंगे। आपको याद रखना पड़ेगा AB2 क्रिस्टल, AB3 क्रिस्टल, तो ये A2B टाइप क्रिस्टल है। ठीक, ध्यान से देखिए, A2B टाइप क्रिस्टल है। इसमें जो B होता है वो अष्टफलकीय ज्यामिति बनाता है, अष्टफलकीय, या यूं कहे अष्टफलकीय नहीं बनाता, CCP संरचना बनाता है, CCP। ठीक, CCP संरचना बनाता है। और जो A है वो CCP के चतुष्फलकीय में रहता है स्थित। जो A है B के द्वारा बनाए गए चतुष्फलकीय रिक्ति में रहता है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि सोडियम ऑक्साइड Na2O की कोऑर्डिनेशन यानी उप संयोजन संख्या कितनी होगी, वो बताना है। तो आंसर तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं बताते चल रहा हूँ कैसे होगी, ये भी बताते चल रहा हूँ। अब चतुष्फलकीय रिक्ति बनती कैसे है, तो जब तीन गोले आपस में सटे हो, ठीक, इसके ऊपर एक और गोला रख दिया जाता है, तो चार गोले हो गए। चार गोले के बीच में एक चतुष्फलकीय रिक्ति बनता है। ये त्रिकोणीय हो गया, ऊपर से एक रख दिए तो चतुष्कोणीय हो गया, चतुष्फलकीय। तो इसी के बीच में सोडियम रहता है, सोडियम इसी के बीच में रहता है। उप संयोजन संख्या कहता है कि कोई गोला अन्य कितने गोलाओं से घिरा हुआ है, अन्य कितने गोलों से घिरा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 से घिरा है, तो इसकी उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसी तरह बीच में ये सोडियम है और कितने ऑक्सीजन से घिरा है, 1 2 3 ये 4, चारों तरफ से 4 ऑक्सीजन से घिरा हुआ है, इसलिए इसकी उप संयोजन संख्या 4 हो जाएगी। आप इधर मत देखिएगा कि सोडियम 2 को या एक ही ऑक्सीजन से घिरा हुआ, ऐसे नहीं है। इसका मतलब ऐसे है कि Na2O का एक अणु अगले Na2O की इधर से जुड़ा है, फिर अगले Na2O इधर से जुड़ा है, फिर अगले Na2O इस तरह नहीं बनाएंगे। मतलब कि इधर आप बीच में सोडियम है, बीच वाले हिस्से में, और ऑक्सीजन का एक परमाणु, एक इसको इधर से घेर रखा है, कोई इधर से घेर रखा है, कोई इधर से, और ऊपर से एक ऑक्सीजन का परमाणु घेर रखा है, बीच में सोडियम है, इसलिए 4 परमाणु से घिरा है। इसकी उप संयोजन संख्या 4 होगी। विशेष जानकारी आपको फेयर नोट्स में मिल जाएंगे, तो नीचे लिंक दिया गया है, इस अध्याय के नोट्स दिए गए हैं ठोस अवस्था का, वहाँ पे आप जाके पूरा नोट्स देख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समझ गया बात। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो सिंपल सी बात है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो देखिए, हीरा में सहसंयोजन बंध पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी सहसंयोजन बंध पाया जाता है, और नमक में एक विशेष बंधन, आयनिक बंधन पाया जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस की पहचान क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस में कोई नियमित ज्यामिति नहीं होती। उसके परमाणु बंध तो बनाते हैं लेकिन कोई ज्यामिति नहीं बनाते। लेकिन हीरा में चतुष्फलकीय ज्यामिति होता है, ग्रेफाइट में षटकोणीय ज्यामिति होता है, नमक में भी एक विशेष ज्यामिति होता है, लेकिन इसमें कांच में कणों की कोई ज्यामिति नहीं होती। तो इस तरह बिना ज्यामिति वाला चीज़ों को अक्रिस्टलीय में रखा जाता है, तो सी हो जाएगा।
समझ के बाद अक्रिस्टलीय में विशेष ज्यामिति नहीं होती, या मैंने पहले ही बोला कि ये सब आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता? इसका ट्रिक होता है, मैं बता देता हूँ। अगर हाइड्रोजन 3 तत्वों से जुड़े, एक फ्लोरीन, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, यानी FON से जुड़े कोई भी हाइड्रोजन, तो समझ लीजिएगा अगर F से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, N से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, O से जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंध माना जाएगा। यहाँ पे कौन है ऐसा? तो हाँ, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसमें हाइड्रोजन बंध है। H2O में भी हाइड्रोजन बंध है क्योंकि HO से जुड़ा है। HCl बनी है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी इन तीनों तत्वों में से शामिल नहीं है, ना नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना फ्लोरीन है। इसीलिए निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी में बनता है। याद रहे, तो मैं आपको समझाते भी चल रहा हूँ। ये सारे VVI क्वेश्चन है, पिछले साल के भी हैं और कुछ अलग से भी मैंने सेट कर रखे हैं। निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ये थोड़ा बाहरी क्वेश्चन हो गया, बाय मिस्टेक इसमें सेट हो गया। ये चैप्टर 8 का क्वेश्चन है, चुंबकीय प्रतिचुंबकीय। वैसे इसमें भी दिया था चुंबकीय अनुचुंबकीय, तो इस कारण से मुझे लगा इसे भी सिलेक्ट कर लिया। सिंपल सा आप पहचान जाएंगे, प्रतिचुंबकीय उसे कहेंगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, जिसमें पाया जाएगा अयुग्मित उसको अनुचुंबकीय कहा जाएगा। अब इसका कैसे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब यहाँ पे तो टिक मार दिया है Zn2+, आपको समझने से लेना देना है। देखिए पहला दिया है Cu2+, इसका होता है, इसका कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है। ठीक है, ये सभी 2-2 प्लस है। तो कोबाल्ट का बाहर बचेगा 4s, 3d बचेगा, इसका भी 4s 3d बचेगा, 4s 3d बचेगा, इसका भी 4s 3d बचेगा, सबका यही बचेगा ना। अभी सबने 2-2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखा है। 27 है, इधर 20 हो जाता है, यहाँ पे 20 4s पे आता है तो इलेक्ट्रॉन 20 हो जाते हैं, 20 प्लस 7 यहाँ पे है 7, 27। तो यहाँ पे ये 0 उड़ा दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे 0। फिर यहाँ पे 8 28 है, यहाँ का 0 हो गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे 9 रहता है, 2 रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आता है। तो हमारा नियम है कि इसको 10 कर दो और इसको 1 ही रहने दो। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन निकाला? यहाँ पे कॉपर कितना दिया है? कॉपर का 2+ दिया है, तो कॉपर यहाँ पे 20 है, 9 29 हो जाएगा 10। तो यहाँ पे भी ध्यान से देखा जाए तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो 1 इसमें का त्यागा तो ये 0 हो गया, 1 इसमें का त्यागा तो फिर से 9 हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10, 20 हुआ, यहाँ तक आते आते 20 इलेक्ट्रॉन भर जाता है, यहाँ पे 10 30 हो गए। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया, ये 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गया, निकल गया है 4s से। 4s से ही क्यों निकल रहा है? क्योंकि यही तो बाहर है चौथे कक्षा में, ये तो तीसरा कक्षा में, इसलिए पहले इसका इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, पहले इसका जाएगा। वो हुंड के नियम से पहले 4s आ जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, n+1 रूल से। समझ रहे बात को? तो हमारा देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, Zn के सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, एक भी अयुग्मित नहीं है, 10 के 10 जोड़े में है। लेकिन इसमें आप ध्यान से देखोगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, जो अकेला 9वां इलेक्ट्रॉन जो अकेला होगा उसे अयुग्मित कहते हैं, और जो जोड़े में होगा वो युग्मित कहलाता है। तो जो जोड़ा में है वो प्रतिचुंबकीय है, और जो अकेला है वो अनुचुंबकीय। ध्यान रहे, तो ऑप्शन हमारा डी वाला ये Zn2+ होगा। यहाँ पे भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 8 में से 4 जोड़ा लग जाएगा, 2 अकेला रहेगा, 4 नहीं 3, 2 का जोड़ा लगेगा, 2 अकेले रहेंगे। इसी तरह इसमें भी अकेला रहेगा, करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 अकेले हो गए, 3 अयुग्मित, यानी अनुचुंबकीय, सब अनुचुंबकीय। समझ में आ रहा बात? तो मैं डिटेल में आपको समझाते भी चल रहा हूँ।
इसको लिखना होगा तो आप अलग से लिख लीजिएगा सारी बातों को बढ़िया से सजा सजा के। अब अगला क्वेश्चन है तो हमारा रेडी हो गया। एवोगाड्रो संख्या का मान सब जानता है 6.022 गुणा 10⁻³ इसको याद ही करना है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है तो आप सब जानते हो ये सब अधातु है, हीरा भी अधातु है, एंथ्रासाइट भी अधातु है, चारकोल भी अधातु है, ग्रेफाइट भी अधातु है, लेकिन ये अधातु होते हुए भी बिजली का चालन करता है क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है स्वतंत्र, वही बिजली के चालन में भाग लेता है। ऐसा कैसे है तो यहाँ पे मैं फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो एक कार्बन होता है वो 3 बंधन से तो जुड़ जाता है, 3 बंधनों से जुड़ जाता है, 3 बंधनों से इस तरह। यहाँ पे ग्रेफाइट में कार्बन 3 बंधनों से जुड़ जाता है, 3 बंधन बनाता है, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन उसी तरह इसका रहता है, ये बंधन में भाग नहीं लेता। अगला कार्बन भी वही काम करता है, अगला कार्बन भी वही काम करता है। हर कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3। अच्छा गलती बना दी, यहाँ पे भी एक सी ले लेते हैं ताकि षटकोणीय बंधन बन जाए। इसमें हर कार्बन षटकोणीय बंधन बना लेते हैं, हर कार्बन अगले से जुड़ेगा, इस तरह जुड़ेगा, लेकिन सब का एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह रह जाएगा, ये भाग नहीं लेगा। देखो 3 बंधन बनाया है, लेकिन चौथा क्योंकि कार्बन के बाहर में कार्बन का 6 होता है तो 2,4 4 इलेक्ट्रॉन बाहर में है ना, तो 3 तो भाग ले लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लिया, तो इसी कारण से बिजली का चालन करता है। ऑप्शन सी 7वां, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाता है। तो ये रटने वाली चीजें हैं, आपको इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं लिखवाया हूँ नोट्स में, जाके नीचे लिंक मिलेगा, उसमें आप देख सकते हैं किस में विद्युतीय गुण पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है। इसका आप याद कर लो, CrO2 में होता है, सिंपल सा बात है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अनुचुंबकीय है, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, इस कारण से ये विद्युतीय गुण दिखाता है। तो ये अनुचुंबकीय, ये चुंबकत्व दिखाएगा, बाकी ये सब चुंबकत्व नहीं दिखाते, ये सब प्रयोग से देखा गया है। तो जो वैज्ञानिक केवल प्रयोग करके बता पाते हैं, हम उसका कोई ट्रिक नहीं होता, इसे रटना पड़ता है। फिर निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है, यहाँ पे बेरवादार ध्यान रहे, बेरवादार लिखा गया है। बेरवादार का मतलब होता है अक्रिस्टलीय, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। बेरवादार का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी कि 4 ठोस दिए गए हैं, इनमें से कौन अक्रिस्टलीय है। तो हम जानते हैं अक्रिस्टलीय में विशेष ज्यामिति नहीं होती, ठीक। तो ग्रेफाइट में तो विशेष ज्यामिति होती है, क्रोम एलम एक यौगिक है तो इसमें विशेष ज्यामिति होगी, सिलिकॉन कार्बाइड में भी होगी। क्वार्टज कांच में क्या होता है, ये कांच है एक तरह का, ये भी कांच ही होता है, और कांच में पदार्थ कोई विशेष ज्यामिति में नहीं रहते। बोले ही कि इसको रटना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सा आपको रट लीजिए। मतलब पिछले आपको दिया है आंसर में नोट्स में, आप नीचे लिंक देखेंगे तो उसमें आपको ठोस अवस्था का नोट्स मिलेगा, उसमें कौन क्रिस्टलीय है कौन अक्रिस्टलीय पूरा उदाहरण दे रखा गया, उस सारे उदाहरण को कंप्लीट कर लीजिएगा, इन सारा को लिख कर प्रैक्टिस मार लीजिएगा, सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा, तब दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक। ये आपके 70 में 70 काम आ जाएंगे, 70 में 70 नंबर आपको एग्जाम में गेन करा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है नंबर 9 क्वेश्चन, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना है। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है कि भाई घन के, ये घन हो गया, घन के चारों कोने पे तो रहेंगे ही सभी कण, एक बीच में रहेगा परमाणु, ठीक। घन के 8 कोनों पर रहेंगे परमाणु और एक बीच में रहेगा, तो इसी को कहा जाता है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। तो मुक्त खाली जगह पूछ रहा है, खाली जगह मुक्त मतलब कि ये परमाणु सब घेर रहे हैं सब स्थान, तो जो इसमें खाली जगह बच रहा है ये वाला खाली रिक्त स्थान, उसका प्रतिशत पूछ रहा है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत क्या होगी। ये तो परमाणु सब घेर रहे हैं, तो बीच में जो खाली भाग है ये सब खाली भाग,
इनका प्रतिशत कितना होगा। तो आप जानते हो कि बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, 68%। एक एकक कोशिका का 68% होता है। प्रयोग से निकाला जाता है, कैलकुलेशन करके ये कैसे इस तरह मिला दिया जाता है, ये बीच वाला मिला दिया जाता है, फिर इस तरह मिला दिया जाता है, फिर निकाल लिया जाता है ना। तो 100 में से 68% कौन घेर रखे रहते हैं, परमाणु घेर रखे रहते हैं। तो शेष खाली कितना हो जाएगा, 100 में से 68% घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2 और ये 9 में से 6 गया 3, 32% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं बात को। हमारा आंसर हो जाएगा 32%। अगला क्वेश्चन, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल, गोलन लिख दिया, गोनल होगा, गोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। एक धातु है, ठीक, रवाकरण मतलब कैसा वो ठोस बना रहा है, किस प्रकार का ठोस, तो वो बना रहा है HCP ठोस बना रहा है वो धातु, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटकोणीय निविड संकुलन बना रहा है। तो उसमें जो धातु है उसकी उपसंयोजन संख्या क्या होगी, यानी उसमें एक परमाणु अन्य कितने परमाणु से घिरा रहेगा उसकी संख्या बताना है। तो सिंपल से 12 होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको, ये रटने वाली चीज है, इसका कोई ट्रिक नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हैं कि HCP पर संरचना है, षटकोणीय डिजाइन। मान लीजिए षटकोणीय डिजाइन कैसा होता है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6 होता है। नीचे आएंगे इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, उधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, ये नीचे जाके इस तरह, फिर 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 इस तरह, षटकोणीय। तो यहाँ पे जो परमाणु है, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 5 6, एक बीच में 7, 6 परमाणु, फिर बीच में भी 3 परमाणु देखने को मिल जाते हैं, 1 2, उधर 3, फिर नीचे भी 1 2 3 4 5 6, बीच में 7। तो ध्यान से देखा जाए, इसमें जो 1 परमाणु है तो इधर 6 से घिरा हुआ है, और ऊपर से भी रख देंगे तो 6 से 12 हो जाएगा। इस तरह कल्पना कर सकते हैं, यानी इसमें 1 परमाणु 6 परमाणु से घिरा रहता है। तो इस तरह के संरचना को HCP संरचना कहते हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा 12। अब अगला क्वेश्चन है 11। ये सब मैंने पहले से ही, ये साल भर का मेहनत है, शुरू से ही मैं क्वेश्चन आंसर लिखवाते चला हूँ अपने स्टूडेंट को, तो आंसर लगा दिया गया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अब लास्ट में आप लोग को, अभी आपका पैसा आने वाला है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको भी मदद हो जाए। चलिए, निम्नलिखित में किस जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति होता है। हमने इस ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से वो जोड़ा ढूंढना है जिसमें चतुष्फलकीय भी हो और अष्टफलकीय भी हो, दोनों हो। तो ये सिंपल सी रटने वाली चीज है, आपको मैं बता देता हूँ। HCP और CCP, ये तो ऐसे ही टिक मारा गया है। HCP यानी हेक्सागोनल में और घनीय निविड संकुलन में, ये दोनों FCC के बराबर होते हैं, FCC के। लेकिन FCC में नहीं पाया जाता चतुष्फलकीय अष्टफलकीय, इन सब में कोई एक ही पाया जाता है, या तो चतुष्फलकीय नहीं तो अष्टफलकीय, दोनों नहीं पाया जाता इन सब में। लेकिन इन दोनों में, ये दोनों देखो बिल्कुल अलग है, ये एकक कोशिका से बिल्कुल अलग है। ये ना केंद्रित एकक कोशिका है, ना फलक केंद्रित है, और ना ही कोई क्या कहा जाता है कि फलक केंद्रित है, ना ही इसमें सरल एकक कोशिका, हाँ सरल एकक कोशिका है। लेकिन ये षटकोणीय निविड संकुलन है, ये घनीय निविड संकुलन, इन दोनों में पाया जाता है। क्रमशः बोला, क्रम से ध्यान रहे, क्रम से पहले चतुष्फलकीय पाया जाता है, बाद में अष्टफलकीय। तो यहाँ पे पहले HCP में चतुष्फलकीय होता है, बाद में CCP में अष्टफलकीय होता है। ये क्वेश्चन पूछने का कुछ और तरीका है, समझिएगा बात को, क्रमशः पूछ रहा है, किसमें पहले चतुष्फलकीय का तब बाद में अष्टफलकीय। तो यहाँ पे सब उल्टा सीधा दे रखा है, पहले BCC दे रखा है तब FCC दे रखा है, यानी पहले अष्टफलकीय तब चतुष्फलकीय। इसमें पहले चतुष्फलकीय, यहाँ पे इसमें कुछ और ही होता है व्यवस्था, इसमें कोई अष्टफलकीय चतुष्फलकीय नहीं पाया जाता। कुल मिला के ज्यादा बकवास क्या करना, सी होगा। नोट करके बता दिया यहाँ पे,
कुछ बात पीछे छूट गई थी, उसी को यहाँ पे नोट करके मैं लिखवा देता हूँ जब भी क्वेश्चन आंसर लिखवाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये धातु की तरह चालक होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। TiO, CrO2 इसलिए आया था ना विद्युतीय गुण, किसी में विद्युतीय गुण होगा Cr2 में, तो इनमें भी होगा, इनमें भी होगा। जो भी धातु की तरह चालक होंगे याद रख लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं ये अर्धचालक होते हैं, यानी पूरी तरह से चालक की तरह व्यवहार नहीं करते बल्कि सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं। ये सब याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, FCC रवा के 100 ग्राम में जिसका घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और सेल एज मतलब किनारा, उसका सेल का किनारा, सेल मने एकक कोष्टिका, उस एकक कोष्टिका का किनारा 200 पिकोमीटर है, इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन भी दे रखा है यहाँ पे। 100 ग्राम में हमें निकालना है। FCC जालक है तो परमाणु की संख्या इसमें कितनी होती है? तो 3 फलक पर रहते हैं, नहीं 6 फलक पर रहते हैं, तो 6 का आधा भाग ही अंदर आता है। तो आपको निकालना सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है, पढ़े ही होंगे आप। ये हो गया यहाँ पे एक रहता है 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 6 फलक पे रहते हैं, 1 2 3 नीचे 4 उधर 5 और कहीं बचा 1 नीचे 2 इधर 4 इधर 5, एक कहीं और एक यहाँ पे मेंटेन कर देता हूँ 6, ठीक है, एक उधर, मतलब कुल मिला के 6 होते हैं। एक इधर रहेगा, हाँ यहाँ पे इस साइड में इस फलक पे रहेगा 6। तो 6 में से ये जो कोने पे रहते हैं वो उसका अंदर, इस घन के अंदर कितना भाग रहता है? 1/8 भाग रहता है कोने वाले का। आज ये फलक पर है, ये फलक पे है, उसका अंदर कितना भाग रहता है? तो उसका केवल आधा भाग अंदर रहता है, आधा भाग बाहर रहता है, आधा भाग अंदर। तो कुल लेके 6 परमाणु है 6 फलक पे, तो वास्तव में कितने अंदर परमाणु हैं? तो 3 आंसर होगा। यहाँ पे कोने वाले में जो परमाणु है उसका केवल अंदर में 1/8 भाग रहता है, 8वां भाग ही अंदर रहता है, बाकी सारा भाग बाहर रहता है। तो कुल लेके ये कोना पर 8 परमाणु है, तो कितने परमाणु वास्तव में अंदर है? अंदर में कहीं परमाणु वास्तव में 8 से 8 कट गया, समझ रहे बात को? तो 3 1 4, यानी इसके लिए Z का मान हो जाएगा 4। कुल लेके परमाणुओं की संख्या इस FCC में 4 होते हैं। इस बात को कहीं साइड में लिखना होगा, लिख लीजिएगा। तो FCC के लिए Z का मान 4 हो गया। D का मान कितना देखा? घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। किनारा A का मान कितना दे रखा है? किनारा मतलब, किनारा किसे कहते हैं? ये वाला हिस्सा को किनारा कहते हैं, ये वाला। इसकी लंबाई कितना है? 200 पिकोमीटर। इसमें कुल परमाणु कितने होंगे? परमाणु तो दे रखा है 4, तो अब क्यों परमाणु पूछ रहा है? तो परमाणु 4 एक एकक कोष्टिका का होता है, लेकिन हमें पूरे 100 ग्राम में निकालना है। ठीक, आगे देखते हैं। A बराबर यहाँ पे 200 पिकोमीटर दे रखा है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो 200 में कितना होगा? गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गया फाइनल। N0 का मान होता है इतना, एवोगाड्रो संख्या का मान। D बराबर फॉर्मूला था घनत्व का इतना, Z का मान 4 आया। M का मान हमें देखते हैं आगे क्या होता है। M का मान निकालना है, N0 का मान पता है, A का मान भी पता है, रख दिए। D का मान भी दे रखा था 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, रख दिए। इसको हल किए पहले, ये घात वाला हल कर लेते हैं, फिर पॉइंट हटा वटा के कटा लेते हैं। फिर हमें M निकालना था, सबको इधर भेज दिए और ये हमारा फाइनल M बराबर इतना आ गया, क्योंकि इतना में परमाणुओं की संख्या इतना है। ठीक, जब M का द्रव्यमान आया एक एकक कोष्टिका का, उसमें परमाणुओं की संख्या इतना है। हमें 1 ग्राम में निकालेंगे पहले, तो ये गुणा में ही इधर आएगा, भाग लग जाएगा। तो अब इतना में निकालना है, तो इतना जितना में निकालना उसका गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। अब आगे देखते हैं। ठीक, 13वां क्वेश्चन है, SCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। पैकिंग प्रभाज का मतलब वही है संकुलन क्षमता, पैकिंग प्रभाज। ठीक, वैसे अभी आपने पीछे देखा कि 1 नंबर का क्वेश्चन उतना लंबा गया सॉल्यूशन में, तो
आप शॉर्टकट सोल्यूशन कीजिएगा या ऐसे भी अब बिहार बोर्ड में 35 की जगह पे 70 क्वेश्चन एक नंबर में डाले जा रहे हैं, तो वही क्वेश्चन बनाइएगा जो एकदम आसान होगा। ठीक, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस वाला क्वेश्चन मत बनाइएगा, समय को बचाइएगा। एससीपी में संकुलन क्षमता कितना होता है? 74% होता है। एचसीपी की यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। एचसीपी की संकुलन क्षमता 78% होता है, लेकिन 78% आया कैसे? तो हल करने पर इसका 0.7 चढ़ाता है, 100 से गुणा करते हैं तब ये पॉइंट हटकर नीचे 100 आता है, 100 से 100 कटकर हो जाता है 74%। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 100 हटाएंगे तो फिर 0.74 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन बी मार देंगे। क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल का मतलब दो प्रकार का हमने ठोस देखा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस को ही क्रिस्टल कहा जाता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक आपको याद होगा, पहला था धात्विक ठोस, दूसरा था सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तीसरा था फिर से एक अध्रुवीय ठोस था। तो आप फेयर में देख लीजिएगा, कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। फिर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ये तो बताया ही, जिसकी ज्यामिति फिक्स नहीं वो अक्रिस्टलीय। इसमें ज़्यादातर कांच ही आ रहा है बार बार, बाकी चीनी सहसंयोजक हीरा भी है, KCl भी है। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रभावित होती है तो चालक को कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहता है तो ये धात्विक चालक हो जाएगा। विद्युत जब घटनी में तो विलयन प्रयोग किया जाता है, कुछ चालक कभी चालन करते नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा धातु। धातु में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बिजली का चालन करते हैं। फिर अगला है रवादार ठोस है। रवादार मतलब क्रिस्टलीय, तो हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा में विशेष ज्यामिति पाई जाती है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कांच में, रबड़ में ये तो होगा ही नहीं, कांच रबड़ में नहीं पाया जाता, इनके कण बिना ज्यामिति के होते हैं। ठीक, इसीलिए रवादार का मतलब होता है क्रिस्टलीय, इस बात को याद रखिएगा। फिर अगला है बेरवादार ठोस। बेरवादार एक ही में सटा लीजिएगा, बेरवादार ठोस पदार्थ है, तो वही कांच, बार बार ऑप्शन वही रिपीट हो रहे हैं, कांच पे मार देंगे। HCP इकाई सेल में परमाणुओं की उप सहसंयोजन संख्या होती है। उप सहसंयोजन संख्या यहाँ पे कर लीजिएगा। ठीक, तो उप सहसंयोजन संख्या SCP में कोई एक परमाणु कितने अन्य परमाणु से घिरा रहता है? 12, पहले बता दिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्वा के निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? चुंबकत्व वही CrO2, इसको रटना पड़ेगा। जो धातु की तरह चालक होते हैं वही लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करेंगे। ये इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये रटने वाला चीज है। ठीक, पहले ही बता दिया हूँ, तो यही होगा। ये सब नहीं होते हैं क्योंकि प्रयोग से देखा गया ये आकर्षित नहीं होते चुंबक की तरफ। और यहाँ से लास्ट हो गया, अब आ गया लघु उत्तर, ये 2-2 नंबर वाले। तो मैंने दोनों कहा, एक नंबर या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों दिखाऊंगा। तो चलिए अब ये भी समझाते चलता हूँ, सबको लिख लिख कर प्रैक्टिस मार लीजिएगा। ठीक, पहला, बिंदु दोष को परिभाषित करें। ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है? हमें बिंदु दोष ये पिछला साल में आया था, और जो आ सकते हैं वो भी मैंने सेट कर रखा है यहाँ पे। बिंदु दोष को परिभाषित करें, ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है ये बताना है। तो हेडिंग लगा के पहले बिंदु दोष, बिल्कुल परीक्षा में इसी तरह हेडिंग लगा के लिखिएगा, बहुत काम आएगा आपका, अच्छा नंबर आएगा। नंबर कहाँ कटते हैं? अच्छा से ना लिखने पर, मात्रा सही ना लिखने पर, राइटिंग सही ना रखने पर नंबर कटते हैं। आप पूरा सही लिखिए, नंबर नहीं कटेगा। तो बिंदु दोष को परिभाषित करें, बिंदु दोष लगा दिए। क्या होता है बिंदु दोष? किसी रवादार पदार्थ यानी किसी क्रिस्टलीय पदार्थ में परमाणु या आयन, जो भी कोने पर परमाणु है, घन के कोने पर, फलक पर, चाहे केंद्र में, उनके चारों तरफ की आदर्श व्यवस्था से विचलन को बिंदु दोष कहते हैं। मान लीजिए कोने पर से कोई एक परमाणु गायब हो गया, यानी कोई बिंदु गायब हो गया तो बिंदु दोष। कहीं से भी फलक से एक परमाणु गायब हो गया तो बिंदु दोष। अब ठोस रवा में फ्रैंकल दोष क्यों हो जाता है? तो ठोस रवा में जब आयन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक में कोई दूसरा स्थान ले लेता है,
मतलब था कोने पर लेकिन चला या केंद्र में, ठीक ना। जो आयन कोने पर था वो चला या केंद्र में या फलक पे चला गया, तो इस तरह के दोष को कहा जाता है फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक, सौटिकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर ये बार बार देता है हमेशा। ये महावीवी आई है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो सौटिकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर देख लेते हैं। सौटिकी दोष एक तरफ लिखेंगे और फ्रेंकल दोष। इस दोष में धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने जालक स्थल से गायब रहते हैं। देखिए, जो भी आप यौगिक देखते हैं उसको ठोस रूप में देखना चाहें। जैसे आप देख रहे हैं NaCl, NaCl एक यौगिक है, लेकिन आप जो नमक देखें उसकी कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह का ठोस है। इसको अगर ठोस को हम एक गोला माने तो सोडियम का गोला, क्लोरीन का गोला, ये सब एक दूसरे से कुछ एक विशेष ज्यामिति से जुड़े हुए। ठीक, एक नीचे ऊपर एक, ये हमें दिखाई नहीं देगा, इसे हम लेंस लगा के देख पाएंगे या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख पाएंगे। इसके पीछे गोले होंगे, इसके पीछे होंगे, इसके पीछे होंगे, इसके पीछे, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, फिर इसके पीछे, ठीक, इसके पीछे, इसके पीछे। समझ रहे बात को। तो ये एक दूसरे से सटे हुए हैं। कहीं सोडियम है, फिर क्लोरीन है, फिर सोडियम है, फिर क्लोरीन है, इसी प्रकार सटे हुए हैं। इसमें से कोई भी परमाणु गायब हो जाए, मान लीजिए कोना वाला गायब हो गया, हट गया, यहाँ पे गड्ढा जैसा हो जाएगा, तो इस दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। तो जब धनायन और ऋणायन, तो सोडियम धनायन और क्लोरीन ऋणायन समान संख्या में अगर दोनों गायब हो जाता है अपने स्थान से, तो उसे सौटिकी दोष कहते हैं। फ्रेंकल क्या है? इस दोष में आयन अपना जालक स्थल छोड़कर अंतरकाशीय स्थल में आ जाता है। यहाँ पे पूरा गायब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गायब नहीं होता, बल्कि अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे जगह में आ जाता है। मान लीजिए ये परमाणु अपना स्थान छोड़कर ये बीच वाले के स्थान में आ गया, इस खाली वाले स्थान में, तो वाली स्थिति। अब आगे देखते हैं इसका। दूसरा है सौटिकी में कि इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु वहां से गायब हो गए, बिल्कुल है ही नहीं, तो घटेगा ही घटेगा। पहले जितना द्रव्यमान था, पहले से द्रव्यमान घट गया, तो घनत्व भी घटेगा। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व नहीं बदलता, क्योंकि जालक का जो बिंदु है वो केवल स्थान छोड़ा है, बाकी है उसी यौगिक के अंदर, बाहर नहीं निकला। और फिर यह दोष उच्च उप सह संयोजन संख्या वाले क्रिस्टलों में पाया जाता है। जैसे जिसका उप सह संयोजन संख्या CN12 हो, 6 हो, उसमें पाया जाता है। आइए निम्न वाले में पाया जाता है। निम्न उप सह संयोजन संख्या जिसका 4 हो, 3 हो, उन वालों में ये पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है CsCl की बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन, ये रिपीट नहीं होता। CsCl का बनावट वही बताना है कि CS कहाँ होगा, Cl कहाँ होगा। तो ये किस प्रकार का क्रिस्टल है? AB प्रकार का क्रिस्टल है। ये CsCl AB प्रकार का क्रिस्टल है। तो बस ये बता देना कि A कहाँ पे रहता है, B कहाँ पे रहता है, यही बनावट हो जाएगा। तो CsCl का बनावट बताना है, तो CsCl BCC संरचना बनाता है। ठीक, यानी कि घन के कोने पर रहेंगे परमाणु या कुछ केंद्र में रहेंगे, BCC बॉडी सेंटर्ड, जिसके 8 कोने पर Cl- रहता है। ठीक, एक बात क्लियर हो गया, यही संरचना बता रहे हैं। और अंतः केंद्र पर CS+ रहता है, यानी बीच वाले सेंटर में। ये घन हो गया, घन के बीच में ये रहता है CS, बाकी 8 कोनों पर Cl रहता है। CS+ आयन उपस्थित रहते हैं। इसमें CS+ आयन और Cl- आयन की उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। यही विशेष बात है, यही लिख देंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिथियम BCC रवा बनाता है, यानी कि जो Li है, लिथियम Li उसके परमाणुओं में ठोस रूप में देखा जाए तो कैसा ज्यामिति बनाएंगे? BCC, यानी 8 कोने पर एक बीच में रहेगा। अगर लिथियम के इकाई सेल के एक तरफ की लंबाई, किनारे की लंबाई A का मान 351 पिकोमीटर, उसकी त्रिज्या निकालना है। तो BCC में हम लोग जानते हैं कि R और A में क्या संबंध होता है? √3/4 होता है, निकाला गया जाता है। तो एक ज्यामिति फेयर में आप जाकर नोट्स में देखिए, नीचे लिंक दिया गया, तो उसको सिद्ध किया गया कैसे इतना होता है। ठीक, A का मान दिया, R का निकालना है, तो A का मान रखेंगे, R का मान निकाल लेंगे। √3 का मान इतना होता है 1.732 गुणे इतना रखेंगे, 4 से भाग देंगे हमारा,
आके फाइनली हमारा इतना आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रवा के घनत्व को परिभाषित करें। रवा के घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करें। वही D बराबर जो रवा का घनत्व हमने निकाला है। तो रवा का घनत्व क्या है? घनत्व हम जानते हैं द्रव्यमान बटा में आयतन, यानी चूंकि हमें रवा का बताना तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान और उस एकक कोष्टिका के आयतन के अनुपात को रवा का घनत्व कहते हैं। रवा माने एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका माने जो पदार्थ है उसका सबसे छोटा भाग। देखेंगे ध्यान से तो एक कोष्टिका जैसा है, घन जैसा है, छोटा सा। तो उसका घनत्व निकालना होगा तो उसका जितना द्रव्यमान है उसके आयतन से भाग कर देंगे, उसी को कहा जाएगा घनत्व। तो घनत्व बराबर होता है एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा में आयतन। कैसे निकालते हैं व्यंजक? तो D बराबर होता है Z गुणे M, द्रव्यमान और उसमें परमाणु की संख्या से गुणा कर देंगे। अब बटा में आयतन कैसे निकालते हैं? तो भुजा Q से आयतन निकल जाता है। या शॉर्टकट से इसको सिद्ध किया जा चुका है। इसको डायरेक्ट हम लिख के अब जो जो बातें हैं इसको लिख देंगे, कौन क्या है, बात खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या है, उनके प्रकारों को लिखें। तो बिंदु दोष क्या पहले बताया जा चुका है। प्रकार यहाँ पे लिखा गया है कि स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, अशुद्धता दोष। तो आप बिंदु दोष लिख लीजिएगा पीछे देख के। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? कांच एक द्रव की तरह व्यवहार करता है। अतिशीतित यानी धीरे धीरे पिघलता है, धीरे धीरे नीचे गिरता है, बहाव रहता है इसमें बहुत ज्यादा धीमा बहाव। क्यों होता है ऐसा? तो आगे देखते हैं आंसर इसका। इसका आंसर है कि कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव के समान बहने का गुण होता है। प्रवृत्ति माने गुण होता है, आदत होता है, स्वभाव, जो बहुत ही मंद होता है, बहुत स्लो। ये जो सालों में हो सकता है, कई साल ले सकता है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित। अगला क्वेश्चन है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं लेकिन ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? व्याख्या करना। आयनिक ठोस जैसे नमक है, उसमें तार लगाइएगा तो करंट नहीं मारेगा, लेकिन नमक को पानी में डाल के तब तार डालिएगा तो बहुत बड़ा झटका मारेगा। ऐसा क्यों है? जबकि आयनिक ठोस है तो ठोस अवस्था में नहीं करता, लेकिन पानी में डालने पर करता है। तो आंसर यहाँ पे होगा कि आयनिक ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, यहाँ पे कॉमा करके लिखेंगे, ठोस अवस्था में आयनों में नहीं टूटते। ठोस है, आयनिक ठोसों को आयनों में टूटने के लिए एक माध्यम चाहिए, अब पानी सबसे अच्छा माध्यम होता है। अब चूंकि आयनिक ठोस अवस्था में रहता है, सूखे में तो नहीं टूट पाता क्योंकि माध्यम ही नहीं है, नहीं टूट पाते हैं। जबकि गलित अवस्था में जैसे ही आते हैं तो उनके आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, या तो इनको गला दो तब, नहीं तो पानी में डाल दो तब। इसलिए आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक हो जाते हैं, गल जाते हैं और आयन में टूट जाते हैं और चालन करने लगते हैं। आयन चालन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन चालन कर सकता है, दो ही चालन करते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं होता। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं? किसी क्रिस्टलीय ठोस में कणों के एक दूसरे का सापेक्ष स्थिति बिंदुओं द्वारा दिखाई जाती है, जिसे जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। ये क्रिस्टलीय संरचना है, क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें सभी कणों के एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति बिंदुओं के द्वारा दिखाई जाती है। जैसे इसका हम दिखाएंगे तो इस तरह बना देंगे घन, इसका एक स्थिति बिंदुओं के द्वारा हम दिखाएंगे। ये वाला इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर, ये वाला इस बिंदु पर, ये इसके, फिर इसके पीछे एक घन का डिजाइन बन रहा है। ठीक। उसी तरह हम सभी को एक दूसरे के सापेक्ष एक बिंदुओं से दिखाएंगे, कौन कहाँ पर स्थित है, इसके सामने ये है, ये है, ये है। तो इसी को जालक बिंदु कहा जाता है। जो जो बिंदु बना रहे हैं, जो जाल बना रहे हैं, उसी को जालक बिंदु कहा जाएगा। समझ में आ गया बात? या जालक स्थल कहा जाएगा। यही तक क्वेश्चन था जो भी VBI, इसमें से केवल 2 नंबर का पूछता, 5 नंबर का कभी नहीं पूछा। ठीक। तो अगले वीडियो में ये खत्म होता है यहाँ से। अगले वीडियो में दूसरे अध्याय का देखेंगे और उसके 1 नंबर या सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।